मेरे एक ही मामा थे। माँ बाबा की रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई थी और उनके बाद मामा मुझे अपने साथ दुबई ले गए। मैं पापा के गम में कमज़ोर होती जा रही थी। हर रात मामा मेरे सर में एक तेल की मालिश करते, जिससे फौरन मुझे नींद आ जाती थी और कहते ऐसा करने से जो अपने पापा की मौत के गम से जल्दी निकल जाओगी, मेरे शरीर में कुछ बदलाव होने लगेगा। एक बार मैंने तेल ही बदल दिया। रात को मेरे होश उड़ गए। जब रात के इस पहर दुबई के सड़कों पर जैसे दिन का समा था, मेरे मामा मुझे यहाँ घुमाने लेकर आए थे ताकि मैं कुछ बेहतर महसूस करूं। मगर मेरा यहाँ आने का मूड नहीं था, लेकिन यहाँ आकर मैं वाकई थोड़ा सा बेहतर महसूस कर रही थी। मामू ने मुझे एक मोबाइल भी लेकर दिया हुआ था। मुझे कहने लगे कि तुम यहाँ पर आसमान की तस्वीर बनाओ। बस 5 मिनट में एक ज़रूरी काम करके आया। मैंने इतना गौर न किया और कहा कि ठीक है, आपने जहाँ जाना है चले जाएं, लेकिन जल्दी आ जाइएगा। यह कहकर मैं आसपास की तस्वीरें बनाने में मसरूफ़ हो गई और वह वहाँ से चले गए। मेरा ख्याल था कि वह जल्दी आ जाएंगे, मगर जब आधा घंटा गुजर गया और वह नहीं आए तो मैं परेशान होने लगी। मैं तो यहाँ पहली बार आई थी। मैं यहाँ के रास्ते का भी पता नहीं था। इधर उधर देखने लगी और फ़ोन करना चाहा। मुझे याद आया कि मेरे मोबाइल में तो बैलेंस ही नहीं था, क्योंकि मुझे किसी को कॉल करनी ही नहीं होती थी। इसलिए मैंने कभी मामा से बैलेंस डलवाने को नहीं कहा था। मैंने इधर उधर देखा कि मैं किसी के फ़ोन से मामा को कॉल कर लूं, मगर इस अनजान शहर में अनजान लोगों से मुझे खौफ आने लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि किस पर भरोसा करूं और किस पर नहीं। मैं तो यहाँ मामा के अलावा किसी को भी नहीं जानती थी और ना ही हमारा एक दूसरे के सिवा यहाँ पर कोई और था कि वो मुझे छोड़कर कहाँ जा सकते हैं। मैं खुद ही इधर उधर उन्हें अंदाजे से तलाश में लगने लगी। उस वाली जगह से काफ़ी दूर निकल गई तो मुझे ऐसा गुमान हुआ जैसे वह सामने खड़े किसी से बात कर रहे हैं। मैं भागकर वहाँ गई तो वाकई वह मामा ही थे और उनके साथ एक लड़की भी थी। मैं समझ गई, अच्छा तो यह बात थी। वह यहाँ किसी लड़की से मिलने आए थे और चोरी चुपके मुझे बगैर बताए यहाँ पर आ गए थे। मैं मामा को शर्मिंदा नहीं करना चाहती थी, इसलिए उनको डिस्टर्ब किए बगैर वापस उसी जगह पर आ गई थी जहाँ मैं पहले मौजूद थी। लेकिन मैंने उन दोनों की एक तस्वीर बनाई थी। मेरा इरादा था कि घर जाकर मामा को बताऊंगी। वह लड़की प्यारी, उसका हुलिया बड़ा ही अजीबो-गरीब था। मुझे कुछ हैरानी हुई कि मामा को इसमें क्या नज़र आया। कुछ देर गुजरी कि वह दूर से आते दिखाई दे रहे थे और पास आकर मुझे माफ़ी मांगते हुए कहने लगे कि मुझे थोड़ी देर हो गई, तुम परेशान तो नहीं हुई? मैंने कहा कि नहीं, मैंने यहाँ अच्छे से घूम फिर लिया और खूब तस्वीरें बनाई। हम फिर वापस जाने लगे तो रास्ते में मामा मुझसे कहने लगे कि मैं बहुत जल्दी तुम्हारी मामी लाने का सोच रहा हूँ। तुम भी घर में अकेली होती हो तो तुम्हारा भी दिल जाएगा। अगर मेरी शादी हो जाएगी तो, यानी मेरा अंदाज़ा ठीक था। मामा थोड़ी देर पहले जिस लड़की से बातें कर रहे थे वह उनकी गर्लफ्रेंड ही थी। अगले दिन मामू ने मुझे कहा कि तैयार हो जाओ, तुम्हें तुम्हारी होने वाली मामी से मिलने जाना है। मैंने उन्हें नहीं बताया कि मैं तो उन दोनों को रात में ही देख चुकी थी। जिस लड़की से मामा ने मुझे मिलवाया उसे देखकर मैं हक्का बक्का रह गई। यह वह रात वाली लड़की तो नहीं थी। मैंने सोचा कि शायद मुझे गलतफहमी हो गई हो, लेकिन रात को इतने करीब थे, मुझे तो यही लगा कि दोनों का आपस में कोई चक्कर चल रहा है। लेकिन मामा मेरे सामने एक बिल्कुल ही अलग लड़की को लाकर खड़ा कर दिया था कि मैं इससे शादी करने वाला हूँ,
कहीं मेरे मामा उन दोनों लड़कियों को भी धोखा तो नहीं दे रहे थे। खैर मैंने कुछ जाहिर नहीं किया और मैं नॉर्मल ही रही। रात को जब मैं सोने लगी तो मामू वह तेल लेकर मेरे कमरे में आए और मेरे सिर की मालिश करने लगे। उनकी मालिश से मुझे बहुत सुकून मिलता था और मैं बड़ी जल्दी सो जाती। वरना तो माँ पापा के मरने के बाद से मैं बहुत डिस्टर्ब हो गई थी और मुझे रातों को नींद भी नहीं आती थी। लेकिन मामा के ख्याल करने और मालिश करने की वजह से मेरी रात बहुत सुकून से गुजर रही थी। मैंने देखा कि उनके हाथ में एक नई तेल की बोतल है। मुझे कहने लगे कि रात को तुम्हारा तेल खत्म हो गया था और मैं आते हुए तुम्हारे लिए नया तेल ले आया हूँ। तुम बस कोशिश किया करो कि तेल खत्म होने से पहले ही मुझे बता दिया करो, ताकि मैं तुम्हारा तेल खत्म ना होने दें और मैं पहले से ही नई बोतल लाकर रख दूं। कभी कभी मैं सोचती थी कि मामा का सारा ध्यान बस तेल की तरफ क्यों है। उन्हें मेरे खाने पीने की तरफ भी तो ध्यान देना चाहिए था। मैं नाश्ता बहुत कम करती थी और अब तो मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं लगती। लेकिन इस तरफ मामू को कोई फिक्र नहीं थी और वो रोजाना मेरे सिर की मालिश करना अपना फर्ज समझते थे। मेरे इकलौते ही मामा थे और उनके अलावा दुनिया में मेरा कोई नहीं था, क्योंकि मेरे पापा भी अपने पापा की इकलौती औलाद ही थे और माँ से भी बस एक ही भाई है। यह मामा दुबई में सेटल हो गए थे, बल्कि उन्होंने यहाँ मेरे पापा ने ही सेट करवाया था, क्योंकि मेरे पापा एक बड़े बिजनेसमैन थे। मैं अपने पापा की इकलौती औलाद होने के नाते बेहद लाडली थी और मेरे माँ पापा ने मेरी हर ख्वाहिश पूरी की थी। हम कभी कभी यहाँ छुट्टियों में मामा के पास भी आकर रहा करते थे। मैंने ग्रेजुएशन किया तो मेरी यही इरादा था कि मैं दुबई जाकर किसी अच्छे यूनिवर्सिटी में पढ़ाई पूरी करूंगी। मगर फिर माँ पापा से दूर रहने के ख्याल से मैंने इस इरादे को बदल दिया, क्योंकि मैं अपने पापा से दूर नहीं रह सकती थी। लेकिन मैं क्या जानती थी कि किस्मत मेरे साथ क्या खेल खेलने वाली है। मेरी माँ पापा एक शादी में दूसरे शहर गए, मगर वापस पर उनका गाड़ी का खतरनाक एक्सीडेंट हो गया और वह जान की बाजी हार गए। मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई। मेरे माँ बाप के अलावा तो कोई सगा रिश्ता दुनिया में मेरा था ही नहीं, सिवाय मामा के। तो मुझे यहाँ अपने पास लेकर आए। मैं अपने माँ बाप के मरने के गम में हर वक्त खोई खोई सी रहती थी और मामा से मेरा यूँ हर वक्त ऐसे रहना बर्दाश्त नहीं हुआ। मुझे कहने लगे कि इस तरह से सोच सोच कर तो अपनी दिमागी हालत ख़राब कर लोगी, इसलिए मैं अब से रोज़ाना तुम्हारे सर में तेल की मालिश किया करूँगा। अभी यह रोज़ होने लगा था। वह रोज़ाना रात में 10 बजे आते और मेरे सर में 10 से 15 मिनट तक तेल की मालिश करते। मैंने कुछ रोज़ बाद मामा को कहा कि आज तेल रहने दे, मेरा दिल नहीं चाह रहा था। वो तो चौंक गए और कहने लगे कि क्या बात है, तुम तो परेशान लग रही हो। अपने मामू को क्या बताती कि मैं किस वजह से परेशान हूँ। असल में मुझे अलग लग रहा था कि जब से मैंने यह तेल लगाना शुरू किया है, मेरे जिस्म में कुछ खास किस्म का बदलाव महसूस होने लगा है। मुझे हर वक्त नशा सा होने लगा है। पहले ऐसा कुछ भी नहीं था और मुझे यही शक था कि शायद यह तेल मुझे सूट नहीं कर रहा। लेकिन मैं अपने मुंह से मामा को यह सब बताती हुई अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैंने बहाना बना दिया। लेकिन मामा ने मेरी एक न सुनी और ज़बरदस्ती मेरे सिर की मालिश करते हुए कहने लगे कि तुम नहीं जानती यह तेल तुम्हारे सर के लिए कितना ज़रूरी है, तुम्हारी सेहत इससे कितनी अच्छी होगी। मैं चुप रह गई। फिर मामू सर की मालिश करके चले गए तो उनके जाते ही कुछ देर बाद मुझे नींद आने लगी। आज ऐसा लग रहा था जैसे मेरा जिस्म टूट रहा है। मुझे कुछ दिनों से अपनी याददाश्त भी कम होती हुई महसूस हो रही थी।
जैसे मैं अपनी पुरानी बातें भूलने लगी हूँ। पता नहीं अब यह मेरे माँ बाप की मौत का सदमा था या उस तेल का असर, लेकिन जो भी था मुझे लगता था कि मुझे वह तेल सर पर नहीं लगवाना चाहिए। सुबह मैं उठी तो मेरा जिस्म बुरी तरह दर्द कर रहा था। कुछ देर तो मुझसे उठा ही नहीं गया, लेकिन फिर मैं हिम्मत करते हुए नीचे नाश्ते के लिए आ गई। मामा मुझे देखकर मुस्कुराने लगे और कहने लगे कि तुम तैयार हो जाओ, आज हम कहीं बाहर घूमने जाएंगे और नाश्ता भी बाहर करेंगे। मैं जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन फिर मामा के ख्याल से तैयार हो गई कि बेचारे मेरी कितनी खिदमत करते हैं, इतना ख्याल रखते हैं, और मैं अगर मना कर दूंगी तो उन्हें बुरा लगेगा। इसलिए मैं उनके साथ बुर्ज खलीफा चली गई। मामा मुझे नाश्ता देखकर कहने लगे कि तुम खाना खाओ, मैं थोड़ी देर तक आता हूँ। मैं खाना खाते खाते एकदम चौंक गई। मैंने सोचा कि मामू उसी लड़की से मिलने गए हैं, शायद जिससे उनका चक्कर चल रहा है, या दूसरी लड़की से जिनसे उन्होंने शादी का वादा कर रखा है। मुझे ताज्जुब हुआ और मैं खाना वहीं छोड़ मामा को ढूंढते हुए बाहर आ गई। थोड़ी दूर जाकर देखा तो मामा एक लड़की से बातें कर रहे थे, लेकिन यह लड़की वह नहीं थी जिससे मामा ने मुझे अपनी मंगेतर कहकर मिलवाया था। यह वही लड़की थी जो कुछ दिन पहले मुझे मामा के साथ नजर आई थी और उसकी तस्वीर भी अपने मोबाइल में खींच रखी थी। आखिर उसका मामू के साथ क्या ताल्लुक था? मैंने आगे होकर देखा तो उसने मुझे हिलाकर रख दिया। उस लड़की ने मामा को एक तेल की बोतल दी। यह बिल्कुल वैसे ही बोतल थी जिसे रोज मामा मेरे सिर की मालिश करते थे। क्या वह यह तेल मार्केट से नहीं खरीदते थे, उस लड़की से खरीदते थे? मगर क्यों? मैं टेंशन में पड़ गई। वह लड़की तो पहले दिन से ही मुझे पसंद नहीं आई थी और कुछ अजीब सी लग रही थी, और अब उसका ये छुपकर मामा से मिलना और वह तेल वाली शीशी उन्हें देना, यह सब कुछ न कुछ तो राज जरूर था। मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई थी कि इस समय देश में अगर मेरे साथ कुछ हो गया तो मैं किससे मदद मांगूंगी। मुझे समझ नहीं आया कि मैं उनको लड़की के साथ देख चुकी हूँ, लेकिन यह जरूर तो हो चुका था कि मेरे दिल में शक पड़ गया था कि कोई तो ऐसी बात जरूर है जो मेरे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। मैंने नाश्ते के बाद मामा से कहा कि मुझे कुछ शॉपिंग करनी है, इसलिए मुझे एक मॉल में लेकर चले गए और मैंने शॉपिंग किससे मशवरा करूं। मुझे जाने अब क्यों शक होने लगा था कि उस तेल में ही कुछ ना कुछ गड़बड़ है। शायद इसी वजह से मैं दिन पर दिन कमज़ोर होती जा रही थी और मेरे जिस्म में बदलाव इसलिए आता जा रहा था। मैं चुपचाप वहाँ से चली गई और मैंने मामा को यह जाहिर नहीं होने दिया कि मामू की नज़रों से बचते हुए एक तेल की बोतल खरीदी। मेरे पास मेरे कमरे में तेल नहीं होता था, बल्कि वह मामू के कमरे में होता और मामा अपने कमरे से ही लाते थे। इसलिए घर जाते ही मैंने तेल बदल दिया। जो खास बोतल मामा लाए थे, उस बोतल में मैंने मार्केट से लाया हुआ तेल डाल दिया और मैं नहीं जानती थी कि मैंने ऐसा क्यों किया, लेकिन मेरा दिमाग मुझे यही करने को कह रहा था। मैं इन्हीं सोच में गुम थी कि उस तेल में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए मैंने वैसे ही बदल दिया। रात को 10 बजे मामा मेरे कमरे में तेल वाली बोतल लेकर आए और सर में मालिश करने लगे। मामा के जाते ही मुझे नींद आ जाती थी, लेकिन आज ऐसा कुछ भी न हुआ। ना तो मेरे सिर में दर्द हुआ और ना ही मुझे मदहोशी छाई। इस रात को मैं पहली बार सुकून के साथ सोई थी। उससे यह बात तो साबित हो गई थी कि उस तेल में कुछ तो ऐसा ज़रूर था जो मेरे लिए फ़ायदेमंद बिल्कुल नहीं था। मैंने 2-3 दिन तेल इस्तेमाल किया जो मैं मार्केट से लाई थी, और मैंने यह महसूस किया कि मेरे मामा ज़रूर मेरे साथ कोई गेम खेल रहे हैं। मैंने उन्हें कई बार उन्हें उस लड़की से मिलते हुए भी देखा था
जो उन्हें तेल की बोतल देती थी। एक बार मैं उस लड़की का पीछा करते हुए उसके फ्लैट तक पहुंच गई। मैंने उसके पड़ोसिए से उसकी तस्वीर दिखाकर पूछा कि आप मुझे इसके बारे में बता सकते हैं। मैं असल में उस लड़की के बारे में जानना चाहती थी कि उस मोहल्ले वाले उसके बारे में क्या सोचते हैं, क्या अच्छी लड़की है क्या। लेकिन जितने लोगों ने भी उस लड़की की तस्वीर देखी थी तो उस लड़की को अच्छी नहीं कहा। उसकी संगत अच्छी नहीं है और यह 2 बार जेल में रहकर आ चुकी है। यहाँ तक कि एक लड़की ने तो मुझे सरगोशी में यह भी कह दिया कि यह गैर कानूनी नशे का इस्तेमाल भी करती है। यह सुनकर मैं घबरा गई। इतने गलत किस्म की लड़की से मेरे मामा का ताल्लुक कैसे हो सकता है? और अगर उसने मेरे लिए तेल मामा को दिया था तो उस लड़की का तो ऐसा कोई मुझसे लेना देना नहीं था जिसके लिए मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती। तो आखिर इसका मतलब तो यही हुआ कि जरूर मामा ही उससे कहकर तेल मंगवाते होंगे। मैंने फैसला कर लिया कि अब इस तेल का राज भी मैं मालूम करके रहूंगी। इसलिए अगले दिन मैंने कुछ तेल एक छोटी सी डिब्बी में डाला और करीब के एक लैब में टेस्ट के लिए दे आई। मैं जानना चाहती थी कि उस तेल में ऐसी क्या चीज़ शामिल है जो मेरे लिए नुकसान साबित हो रही थी। इस दौरान मैंने मामा से अपना रवैया बिल्कुल ठीक रखा और उन्हें किसी किस्म का शक नहीं होने दिया। सच बात बताऊं तो मेरे दिल में अपने मामा के खिलाफ शक पैदा हो गया था। माँ पापा की मौत के बाद जिस तरह से वह मुझे यहाँ लाए थे और फिर हद से ज़्यादा अच्छे बनकर मेरा ख्याल रखना और सबसे बढ़कर अजीब सा तेल मेरे बालों में लगाना, यह सब शक में डाल रहा था। मैंने 2 दिन बाद लैब से जाकर रिपोर्ट ली तो उन्होंने मुझे जो कुछ बताया यह सुनकर मेरे होश उड़ गए। मेरा शक सही साबित हुआ। वह तेल बहुत ही खतरनाक था। उसमें एक ऐसा खास केमिकल था जो दिमाग को कमज़ोर करता था और आहिस्ता आहिस्ता कैंसर वाले हालात पैदा करता। अगर इस तेल को 3-4 महीने इस्तेमाल किया जाता तो दिमाग में कैंसर बनने का खतरा था जो जानलेवा साबित होता। तो क्या इन सब के पीछे मेरे मामा ही थे जो मुझे जान से मारना चाहते थे? मुझे यकीन नहीं आ रहा था। लेकिन जिस तरह से रोजाना आ करके मेरे सर की खुद मालिश किया करते थे उससे तो यही बात साबित हो रही थी कि वह मुझे नुकसान ही पहुंचाना चाहते थे। मगर क्यों? मुझे इस क्यों का जवाब तलाश करना था। बात साबित हो रही थी कि वह मुझे नुकसान ही पहुंचाना चाहते थे। मेरे दिमाग में यही बातें बार बार चल रही थी। मैं बहुत मुश्किल से घर वापस आई थी। यह सदमा इतना बड़ा था कि मुझसे चला ही नहीं जा रहा था। घर आई तो मामा घर पर ही थे। मुझे देखकर पूछने लगे कि तुम कहाँ गई थी? फिर मैंने जवाब दिया कि इंतज़ार किए बगैर खुशी से कहने लगी कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक बड़ी खबर है और वह है कि मैं अगले हफ्ते ही शादी कर रहा हूँ। मुझे अब उनके शक्ल से ही नफरत हो रही थी। इसलिए मैं बगैर कुछ कहे वहाँ से अपने कमरे में आ गई। रात को फिर से तेल लगाने आए तो मैंने दरवाज़ा ही नहीं खोला और बदतमीज़ी से जवाब दिया कि आज मेरे सर में बहुत दर्द है और मेरा मूड बहुत ख़राब है, तो बेहतर है कि आप यहाँ से चले जाएं। मामा बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गए थे क्योंकि मैंने ज़िंदगी में पहली बार इस तरह से बदतमीजी से बात की थी। लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं थी। मैंने सोच लिया था कि एक बार बस मुझे उनके खिलाफ सबूत मिल जाए, फिर मैं उन्हें पुलिस के हवाले कर दूंगी। अगले दिन मैंने मामा से माफ़ी मांगी और यह जवाब दिया कि मुझे अपने माँ बाप की बहुत याद आ रही थी, इसलिए मैं आपसे ऐसा बर्ताव कर दी। मैं आइंदा ऐसा कभी नहीं करूँगी। यह सब मैंने इसलिए किया था कि वह मुझ पर शक ना करें।
क्योंकि अगर उन्हें मुझ पर शक हो जाता तो वह कोई कदम भी उठा सकते थे, और मैं तो यहाँ उनके हाल पर ही थी। मेरा कोई उनके अलावा नहीं था, तो मैं यहाँ से भागकर किसके पास जाती। इसलिए बेहतर यही था कि मैं चुपचाप रहती और जो वह कहते उनसे मुताबिक ही अमल करती। मामू कहने लगे कि खैर है, कोई बात नहीं, तुम आज ऐसा करना कि मेरी मंगेतर के साथ जाकर मंगनी का शॉपिंग कर लेना। मैंने उससे कहा था कि वह तुम्हें पिक कर लेगी। मैं मामा की फियोंसे के साथ चली गई, लेकिन वह लड़की काफ़ी मगरूर किस्म की थी। मुझे कहने लगी कि तुम अपनी मर्जी की शॉपिंग कर लो, फिर ज्वेलरी शॉप में आ जाना, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगी। मैंने क्या खाक शॉपिंग करनी थी। जो इंसान मेरी जान का दुश्मन था, अब क्या मैं उसकी शादी की तैयारियां करती। इसलिए मैं थोड़ी देर इधर उधर घूमने के बाद मॉल में बने कैफ़े में चली गई। मैं वहां बैठे ऑर्डर दे रही थी कि मैंने मामा की फियांसे को एक लड़की के साथ में आते हुए देखा, और वह लड़की वही थी जो पहले मामा के साथ मुझे नजर आई थी। वह दोनों हंसते हुए बातें कर रही थी, ऐसे जैसे बहुत गहरी दोस्ती हो। मैं मामा के मंगेतर को उस लड़की के साथ देखकर इतनी शॉक्ड रह गई थी कि और ऑर्डर लिखवाना ही भूल गई थी। वेटर ने मेरे सामने चुटकी बजाई तो मुझे होश आया। मैंने वेटर को बुलाते हुए ऑर्डर दिया और वहां से उठकर उन लोगों के पीछे वाली सीट पर पीठ करके बैठ गई ताकि उनकी बातें सुन सकूं। मैंने अपने मोबाइल रिकॉर्डिंग पर लगा दिया था। मामा की मंगेतर उस लड़की से कह रही थी कि तुम्हें उम्मीद है कि अगले 1 महीने तक हमारा काम हो जाएगा। वह लड़की हंसकर कहने लगी कि उस काम में मेरा बड़ा तजुर्बा है, तुम फिक्र मत करो, काम तो हो जाएगा, तुम बस मेरे पैसे की फिक्र करो। मामा के मंगेतर ने अपने बैग से नोटों की एक गड्डी निकालकर उस लड़की को दे दी और कहा कि काम हो जाएगा और तुम्हें और दूंगी। फिलहाल तुम यह बताओ कि तुम्हें याद है ना कि उस लड़की के बाद किसकी बारी है। मैं उन दोनों की बातें समझ नहीं पा रही थी कि किसके बारे में बात हो रही थी, और क्या उनकी बातों से तो यही लग रहा था कि वे दोनों किसी गलत काम की प्लानिंग कर रही थी। कुछ देर बाद वह लड़की उठकर जाने लगी। अचानक जैसे मामू की मंगेतर को कुछ याद आया हो, उसने अपने बैग से एक तेल की बोतल निकालकर उसे दी और कहा, उसे लेना तो तुम भूल गई हो। वह लड़की हंसते हुए तेल लेकर चली गई। मैं एकदम से चौंक गई थी। मुझे जैसे सब कुछ समझ में आने लगा था। उनकी अजीब बातें अब जाकर मुझे समझ में आ गई थी। यह सब सुनने के बाद मैं वहाँ पर एक लम्हे भी नहीं ठहरी और मामा को फ़ोन करके बुलाया। मामा आए तो मैंने कहा कि अपने मंगेतर को यहाँ मेरे सामने बुलाएं, मुझे उससे कुछ सवाल करने हैं और आपसे भी। मामा थोड़े हैरान हुए थे, लेकिन उन्होंने वैसा ही किया जैसा मैंने कहा था। मैंने उस लड़की को देखते हुए मामा से पहला सवाल किया, आपको इस तेल की मालिश मेरे सर में करने का मशवरा किसने दिया था। मामा सादगी से अपनी मंगेतर की तरफ इशारा करके कहने लगे कि मैं जब उसे बताया कि तुम हर वक्त अपने माँ बाप को याद करके रोती रहती हो और गम में रहती हो, तो उसने मुझे मशवरा दिया कि यह खास किस्म का तेल मिलता है जो सर में लगाए तो आहिस्ता आहिस्ता पुरानी यादें दिमाग से चली जाती है। मैंने उस तेल का कारोबार करने वाली लड़की से तेल खरीदना शुरू कर दिया और तुम्हारे सर में मालिश शुरू कर दी, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम हर वक्त टेंशन में रहो। इसके अलावा तो और कोई बात नहीं, मेरी कोई गलत नीयत नहीं है। मैंने कहा, मामा अब आप मुझे यह बताएं कि आप जिस लड़की से तेल खरीदते हैं, क्या वह आपकी मंगेतर की दोस्त है। मामा हैरानी से कहने लगे कि नहीं, उसने तो मुझे बस तेल का मशवरा ही किया था। उस लड़की को तो मैं खुद तलाश किया था। यह पता नहीं, शायद वो खुद ही मेरे पास आई थी। क्योंकि क्या हुआ? मैंने कहा, आप मुझे यह बताएं कि
मेरे माँ बाप की दौलत उनके मरने के बाद किसके नाम पर है? मामा कहने लगे कि जाहिर है तुम्हारे माँ बाप की दौलत है तो तुम्हारे ही नाम पर होगी, और अगर तुम्हें कुछ हो जाए तो तुम्हारे बाद वह मुझे मिल जाएगी, ऐसा वसीयत में लिखा है। मैंने गुस्से से कहा, और यह बात आपने अपने इस मंगेतर को भी बताई होगी, तभी तो उसने मुझे जान से मारने की कोशिश की है, ताकि मैं जब मर जाऊं तो सारी दौलत आपको मिल जाए। उसके बाद वह आपसे भी किसी बहाने से छीन लेती। उस लड़की का यह सब सुनकर चेहरा फीका पड़ गया, उसकी रंगत खराब हो गई। वह घबराकर कहने लगी कि यह तुम क्या कह रही हो? क्यों मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही हो? मैंने मामू को लैब की रिपोर्ट और थोड़ी देर पहले की रिकॉर्डिंग सुनाई तो मामू को भी इस पर यकीन आ गया था, और उन्होंने उस लड़की को थप्पड़ मारा और फौरन पुलिस को कॉल की, और पुलिस ने उस लड़की को गिरफ्तार कर लिया। फिर मैं पता चला कि मेरे मामू ने अपनी भांजी को लेकर आए हैं, जो करोड़ों की जायदाद की मालिक है। तो उसने यह सब प्लान बनाया था कि मेरे मरने के बाद वह सारी प्रॉपर्टी मेरे मामू के नाम हो जाए, और फिर वह मामू को भी धीरे धीरे करके मार देगी, और फिर वह उसने यह दौलत भी छीन लेती। अगर इंसान किसी भी साजिश कर ले, मगर वह भूल जाता है कि सबसे बेहतर चाल चलने वाला तो ऊपर वाला है। मैंने मामू से माफ़ी मांगी कि उनके खिलाफ बहुत गलत सोचने लगी थी। यह तो शुक्र है कि वक्त पर मुझे हकीकत का पता चल गया, वरना मैं तो शायद बहुत आगे बढ़ जाती और दुनिया में मौजूद अपने आखिरी रिश्ते को भी खो देती। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।